कई दशकों से एक महीने में भारत की आर्थिक वृद्धि एक आयामी रही है। यदि आप ये समझना चाहते थे कि उच्च स्तरीय पूंजी कहाँ निवेश की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियों की बुकिंग कहाँ से हो रही है या प्रीमियम उत्पाद कहाँ खरीदे जा रहे हैं, तो आप मुंबई, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और यहाँ तक कि पुणे जैसे प्रमुख मेट्रो शहरों की ओर देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। नमस्कार, द हिंदू के बिजनेस मैटर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं भरत। भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एक शांत आर्थिक बदलाव आ रहा है। जयपुर और लखनऊ से लेकर इंदौर, सूरत और कोच्चि तक छोटे शहर अब केवल एंट्री लेवल के उत्पादों के लिए बिक्री की मात्रा देने वाले बाजार नहीं रह गए हैं। वे अब एस्पिरेशनल और लग्जरी खर्चों के भी गवाह बन रहे हैं। थॉमस कुक द्वारा जारी इंडिया फॉरेक्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार गैर मेट्रो बाजारों यानी टीयर 2 और टीयर 3 शहरों ने मिलकर पिछले एक साल में कुल विदेशी मुद्रा मांग का 53% हिस्सा दर्ज किया है। केवल टीयर 2 शहरों की इसमें 41% हिस्सेदारी रही। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय अवकाश यात्राओं के लिए फंडिंग हो, जो इन लेन देन का 57% है, या छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना हो। छोटे शहरों का भारत अब उस पैमाने पर वैश्विक स्तर पर खर्च कर रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब सवाल यह है कि इस ट्रेंड को कौन सी चीज गति दे रही है। एक, ढांचागत बदलाव। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भौगोलिक दूरी लगभग समाप्त हो गई है। यूपीआई की सर्वव्यापी पहुंच, जिस प्लेटफॉर्म पर गूगल पे और फोन पे जैसे पेमेंट ऐप्स चलते हैं, सस्ता डेटा और ऐप आधारित ई कॉमर्स का परिणाम ये है कि मदुरै या कानपुर के उपभोक्ता के पास भी उन्हीं लग्जरी ब्रांड्स, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स और ट्रैवल पोर्टल्स तक पहुंच है जो दक्षिण मुंबई के उपभोक्ता के पास है। 2, आय और जीवन यापन की लागत का अनुपात। टीयर 2 स्थानों में उपलब्ध नौकरियों या घर से काम के आधार पर यह अनुपात गैर मेट्रो परिवारों के पक्ष में काम करता है। मकानों की कम लागत और आने जाने के कम खर्च से उपभोक्ताओं के पास अधिक खर्च योग्य पैसा बचता है, जिसे बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद वे अपनी इच्छाओं और शौक पर खर्च कर सकते हैं। महामारी के बाद आए रिमोट वर्क मॉडल ने इस ट्रेंड को बढ़ाने में मदद की है। राष्ट्रीय आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि गैर मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय की वृद्धि दर शहरी केंद्रों से अधिक रही है। जाहिर है, शहरी केंद्रों का आधार बड़ा है, इसलिए वृद्धि को गति पकड़ने में समय लगता है, लेकिन अब ये हो रहा है। इसके प्रभाव से अतिरिक्त खर्च धीरे धीरे अवकाश, ऑटोमोबाइल खरीदारी और यात्रा जैसे अनुभवों को खरीदने की ओर मुड़ रहा है। इन सर्वेक्षणों से ये भी पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच का अंतर कम हो रहा है। शहरी और ग्रामीण परिवारों के बीच उपभोग का अंतर, जो लगभग 14 साल पहले 84% था, वो अब घटकर 70% रह गया है। कुल व्यय में भोजन का हिस्सा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गिरा है, लेकिन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये 2011 से 12 के लगभग 53% से घटकर हाल ही में 46.5% पर आ गया है। गणना के अनुसार इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 54% मासिक खर्च अब गैर खाद्य वस्तुओं पर हो रहा है। लेकिन क्या ये टिकाऊ है? और यदि हाँ, तो वे कौन से जोखिम हैं जो इस पैटर्न को रोक सकते हैं? आंकड़े बताते हैं कि इस विवेकाधीन खर्च का एक बड़ा हिस्सा कंज्यूमर क्रेडिट यानी कर्ज से संचालित हो रहा है। एक अच्छे वित्तीय सलाहकार का मानना होता है कि आपको ऐसी संपत्ति में निवेश करने के लिए ऋण लेना चाहिए जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता हो। उदाहरण के लिए, यदि आपकी उम्र 21 वर्ष है और आप उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, तो ये आपके भविष्य में एक निवेश है। आपके पास 40 साल का करियर बचा है और आप कौशल हासिल कर रहे हैं, लेकिन वे आमतौर पर आपको ऐसी संपत्ति के लिए ऋण लेने से हतोत्साहित करते हैं जिसका मूल्य घटता हो। यानी आप 2 रुपए की ऐसी चीज खरीदने के लिए लोन नहीं ले सकते जिसकी कीमत घटकर 1 रुपए होने वाली है। लेकिन अपनी कहानी पर वापस आते हैं। क्रिफ हाइमार्क के आंकड़े बताते हैं कि टीयर 2, टीयर 3 और छोटे शहर अब उपभोग से जुड़े सभी नए पर्सनल लोन और बाय नाउ पे लेटर BNPL जैसे डिजिटल प्लान का आधे से अधिक हिस्सा शेयर करते हैं। आपके स्क्रीन पर मौजूद चार्ट दिखाता है कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह के लोन में बढ़ोतरी देखी गई। होम लोन और क्रेडिट कार्ड खर्च ये स्पष्ट रूप से मेट्रो केंद्रित थे।
गोल्ड लोन और ऑटो लोन, इनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच समान विभाजन देखा गया। पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन और टू व्हीलर लोन, इनमें सबसे बड़ा हिस्सा BT 100 श्रेणी से आया। यदि उपभोग की इस लहर को स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, क्षेत्रीय व्यवसायों के औपचारिकरण और व्यक्तियों के वित्तीय अनुशासन का साथ मिलता है, तो आने वाले वर्षों में संपूर्ण भारत देश की आर्थिक वृद्धि का पावर हाउस बन सकता है। लेकिन अगर हम अत्यधिक आसान क्रेडिट और अल्पकालिक प्रवृत्तियों पर निर्भर रहेंगे, तो लाभ की तुलना में जोखिम अधिक हो जाएंगे। इस हफ्ते की ज्ञानवर्धक जानकारी, चूंकि हमने इस एपिसोड में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का जिक्र किया है, क्या आप जानते हैं कि 1841 में युवा थॉमस कुक ने लेस्टर से लॉफ्पोरो तक यात्रियों के एक समूह के लिए 11 मील की ट्रेन यात्रा आयोजित की थी। इसके बाद उन्होंने यूरोप के एक रेलवे टूर की शुरुआत की, लेकिन 1860 के दशक की शुरुआत में उन्होंने थॉमस कुक एंड सन नाम से ट्रैवल फर्म शुरू की, जिसमें अमेरिका के पर्यटन भी शामिल थे। 1880 के दशक के दौरान इस कंपनी ने इंग्लैंड और मिस्र के लिए सैन्य परिवहन और डाक सेवाएं भी शुरू की। और इस हफ्ते से जुड़ा सवाल: थॉमस कुक ने भारत में अपना परिचालन कब शुरू किया और उसने क्या सेवाएं प्रदान की? और अब पिछले हफ्ते के सवाल का जवाब: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वजह से हुई और ये कब हुई? उत्तर: 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध के कारण आए उछाल के बाद शेयर बाजार के धराशायी होने के मलबे से इसकी शुरुआत हुई थी। बेघर हुए दलालों को एक स्थायी जगह की आवश्यकता थी जहां पुलिस उन्हें भगा न सके। उन्होंने 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन का गठन किया और जिस सड़क पर वे स्थित थे उसका नाम दलाल स्ट्रीट रखा। वही औपचारिक संगठन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और ये सब 8000 मील दूर हुए एक अमेरिकी युद्ध के कारण हुआ। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।